लॉन्ग हाउचेन को मार दिया है डीमन गॉड एम्परर ने। उसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलक्स। वही कुछ कर सकते हैं अब और लॉन्ग हाउचेन को बचा सकते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और वही ट्रायल्स अभी चलने में लगे हुए थे। पिछला पार्ट नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब बात करेंगे हम लोग आगे की कि ये लोग किस तरीके से इस टेस्ट को पार कर पाते हैं और ऊपर तक पहुंच पाएंगे। और तो जो नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलक्स वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो ऐसे क्यों बने थे, वो भी हम लोग आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। जो कायर है वो ब्राइट ग्लैमर ऑफ होप जो उनका ट्रूप रहता है वो उसको ले जा रही थी आगे की तरफ, और वो बहुत सारी डार्कनेस को फेस कर रही थी। जो यंग वेंसा और डॉनी होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल नाइट्स थे, लेकिन फिर भी उनके एलाइज के कंपैरिजन में वो बहुत कमजोर थे, जिनके पास थे लेजेंडरी वेपन्स और जिन्होंने ब्लैक नाइट को डिफीट कर दिया था बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ में। अब कर्टेन्स के पार वो लोग पहुंच जाते हैं गोल्डन लिट चैम्बर में, जहाँ पर एक स्कल्पचर होता है होली नेक्रोमैंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स का। उस स्कल्पचर के नीचे था एक सॉलिटरी फिगर, एक लाइट एलिमेंटल मेज था व्हाइट कपड़ों में। उसकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर लेती है कायर और वो कमांड करती है चैन यंगर को कि वो अपनी पावर को बचा कर रखे अगले फ्लोर पर जाने के लिए, और बाकी लोग जो है वो प्रिपेयर करेंगे फाइट करने में। जो कायर और वैंग वान होते हैं वो पहले आगे बढ़ते हैं, उनके जो डेडली ऑरास रहते हैं वो मर्ज होने में लगे हुए थे, लेकिन जो मेज रहता है वो आराम से उनका सामना कर ले रहा था। अभी लोग धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्टेप्स चढ़ते जा रहे हैं और ऊपर जाते जाते इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वो मेज ऊपर की तरफ उठता है और उसमें से निकलती है गोल्डन कलर की लाइट और वो काफी सारी रोशनी को उनकी तरफ भेज देता है। और उस अटैक से होता ही है कि जो ट्रूप रहता है कायर का वो पूरा स्लो हो जाता है। वो फिर ऊपर की तरफ उठता है और एक गोल्डन बैरियर जो रहता है वो बन जाता है, और वो एक 9th स्टेप का स्पेल डिवाइन बाइंडिंग था जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, जो कि रिवील कर रहा था मेज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टरी को मैजिक के। अब वो कितने भी एफर्ट्स कर लें, कायर और वैंग वान नहीं ब्रेक कर पा रहे थे इसको। जो डीमनेक आई थी कमांडर्स की साइकिक अटैक की, वो भी काफी ज्यादा इनफेक्टिव थी, वो पूरी तरीके से रिपेयर्ड होने में लगे हुए थे। उसी दौरान एक मेज है वो चैंट करना शुरू करता है एक और पावरफुल स्पेल को, जो कि दिखा रहा था कि एक और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक उनकी तरफ आने वाला है। अब इस अर्जेंसी को पहचान कर कायर चिल्लाते हुए कहती है वैंग वान से कि उनकी जो बैटल एक्सपीरियंस है उनके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है, इसलिए कायर को एक सिग्नल देना पड़ता है। और जो वैंग वान रहते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं ब्लड स्टॉर्म की इनेट एबिलिटी को, जो कि था एक डायमेंशनल स्टॉर्म, और उससे वो लोग इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाते हैं मेज के सामने। उसका जो ब्लेड रहता है वो एक एपिक टियर पे पहुंच चुका था, वो स्लैश कर देता है उस डिवाइन बाइंडिंग स्पेल, जिससे कि जो स्पेस रहता है पूरा फ्रैक्चर हो जाता है। उनकी जो फाइट रहती है लाइट मेज के अगेंस्ट वो सिर्फ शुरू भर हो रही थी, और उनके जो कैलकुलेटेड प्लान होता है उससे लग रहा था कि ये लोग इसको भी शायद हो सकता है कि हरा दें, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ कहाँ खत्म होने वाला है, ये तो बस अभी शुरुआत भर है नेक्रोमैंसर के टेस्ट की टावर के टॉप तक पहुंचने के लिए। जो वैंग वान है वो एग्जीक्यूट करता है एक वेल प्रिपेयर्ड स्ट्राइक को, जिसमें कि वो इस्तेमाल करती है अपनी ब्लड स्टॉर्म एबिलिटी को अपनी इवॉल्व स्पिरिचुअल स्टोव ऑफ स्पार्शियल गेट्स के साथ में। ये जो स्टोव रहता है वो इनेबल करता है उसको कि वो टेलीपोर्ट हो जाए एकदम से किसी भी लोकेशन पर, इससे बीच में जो भी होगा उसके वो पार निकल सकते हैं। उसके बाद सडन अटैक था, उससे उस मेज की जो अटैक्स रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरीके से, और उसका जो स्पेल रहता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जिससे वो फोर्स हो जाता है एक डेस्परेट रिट्रीट के लिए। हालांकि वो मैनेज कर पाया था उसके डायमेंशनल स्टॉर्म को रोकने के लिए, लेकिन उसके जो स्टाफ रहता है वो शैटर्ड हो जाता है, और जो डिवाइन बाइंडिंग स्पेल होता है और उससे जो कार्य की टीम रहती है पूरी तरह फ्री हो जाती है अटैक करने के लिए। अभी सामने अपोनेंट तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जो लाइट मेज है वो फेस कर रहा था बहुत सारे काउंटर अटैक्स को। वो एक होली लाइट बाइंडिंग को कास्ट कर देता है जिससे कि वो वैंग वान को रेस्ट्रेन कर सके रिट्रीट करते टाइम। वो एक स्कल्पचर का इस्तेमाल करता है एलेक्स का एक कवर की तरह। जो कायर है वो वील्ड कर रही थी एक सिकल ऑफ द गॉड ऑफ डेथ को, और वो स्विफ्टली उनको परस्यू कर रही थी। उसका बस एक ही इरादा था कि वो इसको खत्म कर जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये एक और स्पेल को डाल देगा। अभी ये जो बंदे होते हैं ये ऐसे थे, इनको आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं देखा होगा थ्रोन ऑफ स्टील में, इसलिए इनको इमेजिन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। बट आप लोग यही समझ लीजिए कि ये जो फाइट है वो टावर ऑफ इटर्निटी के टॉप तक जाने के लिए हो रही है, और बीच में इनके बहुत सारे अपोनेंट्स आ रहे हैं चैलेंज की तरह बनकर। तो जो कायर रहती है वो उसको रोकना चाह रही थी कोई और स्पेल डालने से पहले, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो मैनेज कर जाता है अनलीश करने में एक होली ऑफरिंग को, जिसमें कि अपनी खुद की लाइफ एनर्जी को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे कि एक पावरफुल डिफेंसिव फोर्स बन सके जो कि कायर की स्ट्राइक को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। अब जैसे ही कायर को डाउट होने लगता है अपनी एबिलिटी के ऊपर उसको डिफीट करने में, एक अनएक्सपेक्टेड ऑरेंज रेडियंस निकलता है लॉन्ग हाउचन की लेफ्ट आर्म में से। जो डिवाइन स्नेल शील्ड रहती है सन एंड मून की
उसमें से ही निकल रहा था। ये जो डिवाइन लाइट थी वो काउंटर कर रही थी होली ऑफरिंग को, नलीफाई कर दे रही थी उसके इफेक्ट्स को, और उससे कायर को मिल जाता है एक मौका। वो अनलिश करती है अपनी एनहेंस्ड मिरियाड इमेज स्ट्राइक्स, जिससे कि लाइट मेज ओवरवेल्म हो जाता है। अब उसके लास्ट रेसिस्टेंस जिस टाइम पे ब्रोक होता है वो एक्नॉलेज कर लेता है अपनी डिफीट को। वो प्लेज करता है कायर के सामने जिससे पहले कि वो वैनिश हो जाता है। ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्टिवेशन था डिवाइन स्नेल शील्ड का, उससे कायर को एक और होप आ गई थी, क्योंकि दिखा रहा था कि अभी भी लॉन्ग हॉचन अलाइव हो सकता है। उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। उनकी जो जर्नी रहती है टावर ऑफ इटर्निटी में से, वो बहुत ज्यादा रिलेंटलेस थी। हर एक जो फ्लोर आ रहा था उसमें एक 9th स्टेप का पावर हाउस था। वो लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल स्किल और स्ट्रेटजीज और टीम वर्क को दिखा रहे थे, जिसकी मदद से वो लोग अपनी कल्टीवेशन से भी बहुत ज्यादा ऊपर लड़ पा रहे थे। अभी जो लिंजन और सीमस यहाँ है, उनको पता लगा था कि ये जो होली हो रहा है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल उनकी रिकवरी के लिए। अभी उनके पीछे थे यंग वेंजा और डॉन ई, जो कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्राउड नाइट्स थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा था कि वो ब्राइट ग्लैमर ऑफ होप से कितने ज़्यादा पीछे हैं। जो ट्रायल है आगे वो और ज़्यादा हार्ड होने वाले थे, लेकिन जो कायर है वो टीम को ऑर्डर करती है कि अब हम लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए और थोड़े टाइम बाद हम लोग जाएंगे 4th फ्लोर के ऊपर। मतलब ये लोग अभी इतनी देर से फाइट करने में सिर्फ 3rd फ्लोर के ऊपर लगे थे। जो यंग वेंजा और डॉनी हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट थे और ज़्यादा कल्टीवेट करने के लिए, और उनका एम था डिवाइन थ्रोन्स। अब 1 घंटे के रेस्ट के बाद सब लोग लिंजिन के अलावा रिकवर हो चुके थे। हालांकि जो लिंजिन है वो अभी भी फाइट कर सकता था अपने बिना स्पिरिचुअल स्टोप के, लेकिन फिर भी अगर वो रिकवर हो जाता तो और ज्यादा अच्छा रहता। जो कायर है वो कैरी कर रही थी लॉन्ग हॉचन को। अभी भी उसका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मेंटेन करके रखी हुई थी इनकारनेशन ऑफ डेथ को, जो कि और भी ज्यादा क्लियर होता जा रहा था। कायर एनालाइज करती है उनकी प्रोग्रेस को टावर ऑफ इटर्निटी में। वो नोट करती है उन्होंने होली गार्ड्स ऑफ फायर को फेस किया है, वाटर को, विंड को, अर्थ को, डार्कनेस को, लाइट को। अब आगे पता नहीं कौन से रेयर एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं। वो प्लान करती है चैन यंगर के लिए कि तुम अब लीड करोगे 4th फ्लोर पर, और वो जो है वो अगली बैटल में लीड करेगी। अभी 4th फ्लोर पर वो लोग जैसे ही आते हैं उनको एक एम्प्टी स्पेस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर कि एक डिस्टेंट स्कल्पचर होता है जो कि एलेक्स की तरह दिख रहा था कुछ। अब इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए कि उसके एनिमीज सामने नहीं आ रहे हैं, जो चैन यंगर है वो एक पावरफुल समनिंग स्पेल को कास्ट करती है। उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जो यंग वेंजाओ रहते हैं वो तक देखकर इसको स्टन हो गए थे कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जो 2 टॉल स्केलेटन्स होते हैं, एक था फायर एलिमेंटल मेज और एक थे आइस एलिमेंटल वॉरियर, वो इमर्ज हो जाते हैं ग्लोइंग रेड और ब्लू पिलर्स में से। अपनी पिछली वाली बैटल्स के कंपैरिजन में इस टाइम पर वो लोग और भी ज्यादा यूनिटी में दिख रहे थे। पिछले वाले ट्रायल्स में ये हुआ था कि वो अलग अलग करके आए थे, लेकिन इस बार वो लोग एक साथ आ रहे थे, जिससे कि और भी ज्यादा चैलेंज बना हुआ था। जो ग्रुप है उसको इमीडिएटली फेल्ड होती है एब्सेंस लॉन्ग हाउचन की, जो कि उनका फ्रंटलाइन डिफेंडर हुआ करता था। अब बैटल जैसी शुरू होती है, जो आइस वॉरियर रहते हैं वो आगे की तरफ आते हैं, भाई जो फायर मेज रहते हैं वो प्रिपेयर करते हैं एक इनकांटेशन को। जो हैन्यू रहते हैं और जो जैंग फैंग फैंग रहते हैं वो पोजिशन कर लेते हैं अपने आप को फ्रंट की तरफ। भाई जो लिंजन रहता है वो लॉन्च करता है एक लार्ज ब्लू फायरवॉल को आइस वॉरियर की तरफ। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो वॉरियर रहती है उनकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो आराम से फायरवॉल को रीडायरेक्ट कर लेते हैं, और वो जो आइस ब्लेड प्रोजेक्शन रहती है उसको भी काउंटर अटैक कर लेते हैं। लिंजन को समझ में आता है कि ये जो डेंजर है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए लिंजन हैन्यू को एम्पावर कर देते हैं ब्लू फ्लेम से। वहीं जो जैंग फैंग फैंग है और जो यंग वेंजा और डॉनी रहते हैं वो काउंटर करते हैं आइस अटैक को अपनी होली लाइट से। वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले, जो आइस वॉरियर्स के अटैक्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जो वैंग वानॉन थे और जो सीमस जान थे वो इंटरवीन करते हैं पावरफुल एबिलिटी के साथ। जो स्पेस रहता है वो स्प्लिट हो जाता है, और जो गोल्डी पर्पल थंडर कैनन रहता है वो सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है आइस ब्लेड प्रोजेक्शन को। जो हैन्यू रहता है उसके बाद वो इस्तेमाल करता है शील्ड हो, जिससे कि वो रिमेनिंग एनर्जी को भी डिस्पर्स कर सके। जो कायर रहती है वो भी बहुत भयानक वाला अटैक करती है, जिसका नाम बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जिससे कि वो जो सामने वाला बंदा रहता है वो पीछे की तरफ फेंक जाता है, वो क्रैश हो जाता है, और उसके जितनी भी वेपन्स रहते हैं लगभग शैडर हो जाते हैं। कितनी भी उसकी इमेंस पावर हो, लेकिन जो कायर रहती है उसने अपनी स्ट्रेंथ को कंजर्व करके रखा था। उसको पता थी ये बात कि आगे और भी खतरनाक वाले ट्रायल्स आने वाले हैं। उसी दौरान जो चैन एंगर है वो कंप्लीट कर लेती है एक स्पेल को, और इसलिए वो बुलाती है 6 अर्थ ड्रैगन्स को, जिसमें से कि हर एक में अलग अलग एलिमेंट्स थे। अभी यहाँ पर एक डेडली मीटियोर शावर स्पेल होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा दूरी से, जो कि उसको थ्रेटन कर रहा था। जो चैन एंगर है वो लॉन्च करती है एक 6 कलर की बीम को अपने क्रिस्टल बॉल में से। जो बीम है वो होल्ड करती है मीटियोर शावर के कोर को और उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देती है, और एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लेती है अपने अलाइज के आसपास। जो फायर मेज रहता है वो बहुत ज्यादा स्टन हो गया था इस चीज को देखकर। वो निकालता है अपने अंदर से एक फायर शील्ड को, और उसी सेम टाइम पर जो आइस वॉरियर रहता है वो भी आगे की तरफ आ जाता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फाइट चल रही है एक दूसरे के साथ में, इसलिए हर एक की फाइट को डिटेल में बताना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप लोग ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पर कायर का ट्रूप है
वो बहुत सारे जो मेजेस रहते हैं और जो खतरनाक खतरनाक बंदे रहते हैं 4th फ्लोर के ऊपर, वो एक साथ आ गए थे, तो उन सब का सामना वो लोग कर रहे थे। जो आइस वॉरियर रहता है वो रीमर्ज्ड हो जाता है और वो अपने स्वॉर्ड्स को करता है क्रॉस 6 एलिमेंट्स रेडियंस के सामने। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो मिस्टिकल पावर रहती है एलिमेंटल केस की, वो इमोबलाइज कर रही थी उसको, और एक सिंपल कमांड के साथ में जिसका नाम होता है एलिमेंटल डिस्पर्शन, जो चैन एंगर रहती है वो शैटर कर देती है उसको 6 एलिमेंटल फ्रैगमेंट्स में। जो इमेंस स्ट्रेन रहता है वो दिख रहा था चैन एंगर के ऊपर, लेकिन वो अपने अटैक को नहीं रोकती है, वो एक और डिवास्टेटिंग 6 एलिमेंट अटैक को कर देती है। उसी दौरान जो कायर रहती है वो स्ट्रक करती है अपनी सिकल ऑफ द गॉड ऑफ डेथ के साथ में। जो फायर मेज रहता है वो ओवरवेल्म हो चुका था, इसलिए वो काउंटर नहीं कर पा रहा था उस अननोन मैजिक को, और वो कितने भी फायर डिफेंसेस को बना, लेकिन वो फिर भी उसके आगे नहीं टिक पा रहा था। उसकी जो बॉडी रहती है वो 6 कलर्ड में चेंज हो जाती है, जिस टाइम पे जो एलिमेंटल फोर्स रहती है पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाती है। चैन एंगर की एक्सप्लोसिव पावर होती है वो टर्न करने में लगी हुई थी इस बैटल को 4th फ्लोर की वो टावर ऑफ इटर्निटी है। वो अपने सेल्फ क्रिएटेड एलिमेंटल केज का इस्तेमाल करती है और एलिमेंटल डिस्पर्शन का, जिससे कि वो एलिमेंट कर दे रही थी आइस वॉरियर फायर मेज, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। जो इमेंस स्ट्रेन होता है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, जिससे कि उसको आगे की बैटल से पीछे हटना पड़ता है। वहीं जो यंग वेंजाओ रहते हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं उसकी केयर करने के लिए, और जो कायर रहती है वो बाकी जो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप रहती है उसको नेक्स्ट ट्रायल में ले जाती है। अब वो लोग आ चुके थे 5th फ्लोर के ऊपर, जहां पर कि उनको हाल के हाल फील होता है एक बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर। जो कायर रहती है वो देखती है कि ये जो ट्रायल है उसमें अर्थ एंड विंड एलिमेंट्स आने वाले हैं। वो एडवांस करती है आगे की तरफ बहुत ज्यादा कॉशियसली, और एक मैसिव येलो स्केलेटन जिसके हाथ में थे ट्विन हैमर्स वो अपीयर होता है, जो कि था अर्थ वॉरियर। अब यहाँ पर 4th फ्लोर की तरह तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अपोनेंट आया था उनके सामने, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस थी वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, जो कि दिखा रही थी एक और चैलेंज को। जिस टाइम पर अर्थ वॉरियर इस ग्राउंड के ऊपर आता है, एक पावरफुल सीस्मिक फोर्स उससे इरप्ट हो जाती है, जो कि फोर्स कर रही थी उसकी टीम को कि वो यहाँ पर फाइट में आगे बढ़े, जिसकी वजह से कार की टीम फोर्स हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो एनर्जी स्ट्रीम्स रहती हैं उससे एक इमेंस ग्रेविटेशनल पुल बनता है, जिससे कि वो पीछे की तरफ बैक डाउन हो जा रहे थे। जो हैनी है उसको समझ में आती है कि ये तो एक डोमेन जैसी एबिलिटी है, जो कि एक यूनिक एबिलिटी है, जो कि जो सुप्रीम पावर हाउसेस रहते हैं 9th स्टेप के सिर्फ उनके पास में होती है, जो कि एम्पलीफाई कर देती है उनके अटैक को, और साथ ही में वो उनके एनिमीज को सप्रेस भी कर देती है। अब इस तरीके के एनिमी को फेस करते हुए जो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप रहती है वो एंटर करने वाली थी सबसे ज्यादा खतरनाक फेस में इस ट्रायल के। शायद ये जो वॉरियर था इसके पास से अल्ट्रा ग्रेविटी और सॉम टेक्निक, जिससे कायर के ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबतें आने में लगी हुई थी। ये जो वॉरियर था ये पूरे डायमंड जैसे आर्मर में था, और उसके पास थी एक इमेंस स्ट्रेंथ, और वो स्विंग कर रहा था एक मैसिव हैमर को कायर की तरह, अपने मॉन्स्टरस ब्रेन फिलिंग साउंड का इस्तेमाल करते हुए। वो जो रहती है वो एक पल के लिए उसके अटैक को स्लो कर देती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से वहाँ से निकल पाती है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पैक्ट तो उसके ऊपर पड़ा ही था। वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो वॉरियर है उसके कितने ज़्यादा ओवरवेलमिंग डिफेंस है और डोमेन पावर है। कायर फिर आवाज़ लगाती है कि हम लोग बनाते हैं कोजॉन्ट स्पिरिचुअल पिल्स को, लिंक करेगा उसकी एनर्जी को अपनी 6 टीममेट्स के साथ में, उससे एक हेप्टागन बन जाएगा, और जो सीमा ध्यान रहेगा वो उसका वैनगार्ड बनेगा। अब जिस टाइम पे जो अर्थ वॉरियर रहते हैं वो स्ट्रक करते हैं ट्विन हैमर्स के साथ में, जो सीमस ध्यान है वो इस्तेमाल करता है अपने स्कारलेट ड्रैगन आर्मर को और सोल शेयरिंग चेन्स को, जिससे कि वो ब्लॉक कर पा रहा था उस अटैक को, लेकिन उसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ रही थी। लिंगजन उसको वॉर्न करता है, लेकिन सीमस ध्यान फिर भी एक्टिवेट करता है अपनी बर्सर्क एबिलिटी को, जिससे कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है वो एनहेंस हो जाती है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था। उसकी जो मसल्स रहती है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है जिस टाइम पर वो एक एनर्जिक बॉल ऑफ लाइट को लिए हुए था, और वो इस वॉरियर की स्ट्राइक को जैसे करके काउंटर करता है। हालांकि उसकी जो एजिलिटी थी वो कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने इस्तेमाल करा था शॉक को उसके फुट स्टैम के, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज कर सके थोड़े टाइम के लिए उस एनर्जी डोमेन को, और एक बहुत ज्यादा भयानक वाला एक पर्पल गोल्डली थंडर कैनन को वो छोड़ देता है उसकी तरफ। अभी ये जो अर्थ एलिमेंट था उसकी नेचुरल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी जो एक्सप्लोजन था वो इतना पावरफुल था कि वो वॉरियर जो रहता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और उसका जो हैमर रहता है वो क्रैक हो जाता है। जो सीमा ध्यान रहता है उसको भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था लॉन्ग हॉचन की डेथ को लेकर, इसलिए उसके अंदर हिम्मत आ रही थी कि वो इस बैटल में सब कुछ देगा, अपना जो भी वो दे सकता है पूरी 100% पावर लगा देगा। यहाँ तक कि अपनी जो नाइट की सैक्रिफाइस एबिलिटीज होती हैं उसको भी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि वो चैनल कर पा रहा था अपनी लाइफ फोर्स को इस अटैक में। अब ब्लड रेड आइज के साथ में और एक अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन उसके अंदर था, उससे वो उस एनर्जेटिक बॉल ऑफ लाइट को रोक लेता है। इसको समझ में आती है कि अगर यहाँ पर जीतना है तो या तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा जो वो कर सकता है, या तो फिर वो कुछ भी ना करे और सिंपली हार जाए। अब अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या वो लोग इस फ्लोर के ऊपर, क्योंकि 5th फ्लोर वो जीत पाते हैं, और उसके आगे आने वाले फ्लोर से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इस टावर ऑफ इटर्निटी के टॉप पर पहुंचना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो हम लोग देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में।